सबकी निगाहें दिल्ली पर कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख लेती है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। पल्लवी सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। पल्लवी सिंह का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी का स्वागत है। दिनेश शर्मा जी हैं, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आज जो फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, ये एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला, ज्ञापन देने का सिलसिला, और एक तीसरी तस्वीर कि पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख रखता है। क्या तस्वीर बन रही है दिनेश जी? आपको सादर प्रणाम। और आपकी जो संवेदनशीलता है शिक्षकों के प्रति, कि एक सप्ताह में आप दूसरी बार हमारे दुख दर्द को यहाँ बयां कर रहे हैं, उसके लिए मैं साधुवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुखद और उचित समय पर एक निर्णय लिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बड़ा चिंता का और शिक्षक बड़े अवसाद में जा रहे हैं। दो घटनाएं आपने ही जिक्र किया, महोबा हमीरपुर में हुई है और बहुत दुखद है। तो जब ऐसी घटनाएं घटने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े समय पर उचित फैसला लिया और विभाग को निर्देश दिया कि इसमें रिव्यू पिटीशन में जाया जाए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि चूंकि एनसीटी का जो भ्रामक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, वो एनसीटी भारत सरकार के अधीन आती है। भारत सरकार को पहले एनसीटी से स्पष्ट कराना चाहिए कि भाई नियम क्या है आपका। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया और 23 अगस्त 2010 को वो गजट जारी हुआ। उस अधिनियम में कहा गया कि भाई इस अधिनियम के आने के बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्पष्ट है कि जब अधिनियम आया उसके बाद जो नियुक्त होंगे उसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित होगी, और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटी को दिया गया। एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को गाइडलाइन करके स्पष्ट कर दिया कि आज के बाद जो शिक्षक नियुक्त होगा उसके लिए अमुक अमुक योग्यता है, और उसके पहले वालों को बड़ा क्लियर लिख दिया कि इनके लिए ये न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 23 का पैरा 1 कहता है। अब सेक्शन 23 का पैरा 2 बड़ा स्पष्ट करता है कि सेक्शन 23(1) में जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, यदि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास उस योग्यता को रखने वाले अभ्यर्थी नहीं है भर्ती में, तो वो उनमें शिथिलता दे करके उनको नियुक्त कर सकती है। यानी आरटीए आने के बाद यदि किसी राज्य में जो मिनिमम योग्यता निर्धारित की गई थी उसमें शिथिलता देकर के कोई शिक्षक भर्ती करते हैं तो उसके लिए 23(2) है। उसके लिए 2017 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि 23(2) में जो नियुक्त होंगे वो उनको इतने समय के अंदर 5 साल के अंदर टीटी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को कोट किया है कि जब भाई 23(2) में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि टीटी करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया सबको करना है। वहीं एनसीटी को क्लियर करना चाहिए था कि 23(2) जो है आरटी आने के बाद जो नियुक्त हुए हैं रिलैक्सेशन लेकर के उनके लिए है, ना कि उससे पहले के नियुक्त अध्यापकों को। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, ट्विटर एक्स के माध्यम से उनसे अनुरोध भी किया है कि रिवीजन में जाने से पहले एनसीटी से स्पष्ट कराएं कि ये जो अमेंडमेंट 2017 का है, ये अमेंडमेंट आरटी आने के बाद जो लोग नियुक्त हुए हैं रिलैक्सेशन लेकर के न्यूनतम योग्यता का, उनके लिए है। आरटी से पहले वाले जो अध्यापक नियुक्त हैं ये उनके लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है, और आपने आप चूंकि शिक्षकों से जुड़े हैं और बड़ा उनके दर्द को समझते हैं, आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये पूरे देश का इशू है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें पहल की है, सारे देश के जितने मुख्यमंत्री उनको करना चाहिए। और सबसे बढ़िया है कि चूंकि मैटर एनसीटी की गाइडलाइन पर है, इसलिए भारत सरकार को इस पर पहल करके इसको स्पष्ट करना चाहिए। कहीं रिवीजन की आवश्यकता मैं बताऊं नहीं पड़ेगी। जी, एक बड़ी विचित्र सी बात है। मान लीजिए कि लखनऊ के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर काम कर रहा है 25 साल से 30 साल की सर्विस से, तो वो तो सीपीएमटी की व्यवस्था से आया होगा। अब ये नीट का मामला है, अब उससे ये कहा जाए कि तुम नीट भी क्लियर करके आओ तब मरीज देखो, ये नहीं चलेगा ना। कोई नियम हो, कोई कायदा हो,
वो आगे से ही लागू होगा, वर्तमान तिथि से। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से शिक्षा के अधिकार वाला जो कानून है वो 2011 में अधिनियमित हुआ। शिक्षा राज्य का विषय है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए कट ऑफ डेट है 2011। 11 के बाद जो मास्टर भर्ती होगा वो ये नियमों का पालन करेगा। 11 से पहले जो हो गए फिर तो वो वही बात आ जाएगी, फिर जो पुरानी आईएएस है उनके लिए भी संकट हो जाएगा। नपना तो एक ही रहेगा, अकेले टीचर को नापेंगे, आईएएस को नहीं नापेंगे, सरकारी इंजीनियर को नहीं नापेंगे, सरकारी डॉक्टर को नहीं नापेंगे, पुलिस में लोग हैं। अभी जो भर्ती हुई पुलिस में 60,000 जो बच्चे नौजवान भर्ती किए गए, वो कंप्यूटर भी जानते हैं, वो एआई की समझ भी रखते हैं, वो एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और 30 साल पहले जो भर्ती होते थे वो 8वीं पास होते थे, थोड़ा खाए पिए दिखते थे, उनको भर्ती कर लेते थे सिपाही में। ये विषय है, ये बड़ा व्यवहारिक विषय है। तकनीकी पक्ष दिनेश जी ने बताया, कानूनी पक्ष, मैं तो इसके व्यवहारिक पक्ष पर ही आश्चर्यचकित था कि ऐसा आगे के लिए नियम बनाइए, कितने भी कठोर नियम बनाइए, जिसको भर्ती चाहिए होगी वो नियमों का पालन करेगा, नहीं तो नहीं भर्ती होगी। अशोक जी, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी पहल की, देश के किसी भी बड़े राज्य ने ऐसी पहल नहीं की, जबकि लाखों अध्यापकों का के जीवन का विषय था। केवल आक्रोश उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में था, और देश भर से खबरें आ रही थी कि अध्यापक लामबंद हो रहे हैं। अब आगे क्या दिख रहा है आपको? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि अभी जो दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, इन्हीं की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो मूल समस्या है ये एनसीटीई की गाइडलाइन में, और सरकार अगर पूरे हिंदुस्तान के टीचरों के सामने जो इस तरह के धर्म संकट या नौकरी को लेकर के जो संकट खड़ा हुआ है, ये संकट अगर एक समस्या को सॉल्व कर देगी, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो एनसीटीई के गाइडलाइन को रिवाइज करे और वो एफिडेविट उस हिसाब से एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में जमा करे। दूसरी बात देखिए, चूंकि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा होता है तो सीटी की व्यवस्था की जाती है, थोड़ा सीटी उठ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। तो योगी सरकार सीटी उठा के प्रेशर कम करने की कोशिश कर रही है, और कुछ खास मतलब नहीं इसका। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पे पहल करेगी तो पूरे देश भर के शिक्षकों के भविष्य पर जो छाया मंडरा रही है राहु केतु की, वो हट जाएगी। और चूंकि आपने जो कहा, अगर कोई सिरफिरा मान लीजिए पीआईएल दाखिल कर दे इसी बात को लेकर के कि अगर ये नपना जो आप बता रहे हैं ये शिक्षकों के लेकर के है, तो जितने भी सरकारी विभाग हैं सबके लिए वही नपना होना चाहिए, तो तब तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा भाई, कोई बचेगा थोड़ी ना इससे, हर जगह ही बवाल हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई पॉलिटिकल समस्या नहीं है, ये टेक्निकल समस्या है, और इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए, राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, शिक्षा हित में, तीनों हित में होगा। और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि और कोई बहुत सटीक रास्ता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कुछ इसमें, मुझे जहां तक जानकारी कुछ वकीलों से मैंने भी बात किया, उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के लिमिटेड पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अगर आगे बढ़कर के कुछ पहल करे तो थोड़ा राहत जल्दी मिलेगी। और ये उम्मीद है कि पूरी राहत भी मिल सकती है शिक्षकों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पहल करे तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि चूंकि हमारे देश का या प्रदेश का बैकबोन एजुकेशन ही होता है, और एजुकेशन पे अगर इस तरह का शिक्षकों के ऊपर कुठाराघात होगा तो कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव हमारी शिक्षा के ऊपर भी पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, हमारे देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य पर भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि यथाशीघ्र ये एनसीटीई की गाइडलाइन को परिवर्तित करे और एक नई जो एफिडेविट है वो उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट जाए, स्टेट गवर्नमेंट जाए ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर पहल करना चाहिए, तभी ये मामला सही होगा। जी ठीक बात है। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि राज्य ने फैसला किया रिवीजन के लिए, अच्छी बात है, लेकिन ये काम तब संपन्न होगा, ये मसला तब सुलझेगा जब भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बात ठीक है, व्यवहारिक भी है, यही बात दिनेश जी ने भी कही, यही बात अशोक जी ने भी कही, और यही व्यवहारिक सच भी है। राज्य सरकारें अपना नैतिक समर्थन दिखा सकती हैं ऐसा करके कि हम अध्यापकों की पीड़ा के साथ हैं,
राज्य सरकारों को बहुत लंबी जिरह में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जितना मैं समझता हूं। केंद्र सरकार को कम लंबी जिरह में जाना पड़ेगा। उसके एक संस्थान को सिर्फ, जैसा दिनेश जी बता रहे थे, ये समझे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से हलफनामा दे के कहना होगा कि हुजूर, जो लोग ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम आने के बाद अलग अलग राज्यों में मानकों में शिथिलता के बाद भर्ती हुए, उनको 5 साल के भीतर टीटी करना, बस इतना मसला था। आपने थोड़ा ज्यादा फैला दिया, आपने कह दिया सबको कराओ। वो एक सिनेमा आया था जिसमें आया था कि सारे घर के बदल डालूंगा, अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, तो उस टाइप का मामला हो गया। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये पहल केंद्र सरकार को करनी चाहिए। सरकार इस चीज के लिए बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये सभी शिक्षकों का मामला है और पूरे देश की बात है। तो जैसे आपने अभी देखा, माननीय योगी महाराज जी ने इसकी पहल की है और बेसिक शिक्षा विभाग में के जितने भी सेवारत शिक्षक हैं उनका ये इससे राहत दिलाने के लिए, और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिया गया है आदेश, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। और बिल्कुल इसमें केंद्र सरकार भी अपना पहल करेगी, आगे आएगी। और मैं समझती हूँ कि पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको बिल्कुल एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी पूरे देश की बात है, ये सिर्फ एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। और बिल्कुल सही बात है कि उस समय जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी वो अनुभव के साथ भर्ती हुए हैं, और उस समय जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उनको लिया गया था। तो अब बहुत ही आवश्यक है कि इसको रिव्यू किया जाए, इस डिसीजन को वापस लिया जाए। और ठीक है, जो उसके बाद आप नए जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, आप उसमें जैसा चाहें उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं कि टीईटी रिक्वायर्ड है, लेकिन इससे पहले के लिए समीक्षा बहुत ही आवश्यक है। और बिल्कुल इसमें भारत सरकार पूरी तरीके से आगे आएगी, क्योंकि ये मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि भारत सरकार जो है, अगर मैं माननीय मोदी जी की बात करूं तो वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसमें वो अवश्य आगे आएंगे। पल्लवी जी, एक शेर था, वैसा न हो जाए कि उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 दिन, दो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रुको, मैं देख रहा हूं ना। ऐसा नहीं कि सारा प्रज्ञा और मेधा राजनेताओं के पास है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी उसी समाज में रहते हैं, हमको भी समाज का स्पंदन समझ आता है जिसे नेता को समझ में आता है। हो सकता है नेता को थोड़ा ज्यादा आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको भी आता है। हमको दिख रहा है 2 अध्यापकों ने प्राण दे दिए, छोटी बात है। हम दखल देंगे, अगले सोमवार को देंगे, मान लीजिए हमने मन बनाया और अगले सोमवार तक 10 लोग दिवंगत हो गए, तब अगर दखल देनी है तो आज ही क्यों नहीं? विषय ये है मित्र, आज ही क्यों नहीं? और मैं एक बात नहीं समझ पाता पल्लवी जी, किसी की सरकार हो, हम तो सरकार रहे नहीं कभी, हम सरकारों को कवर करते रहे। दिनेश जी, कोई घटना घटती है, मैं नेताओं से कई बार असहमत हो जाता हूं और तीखे तौर पर असहमत होता हूं। देख रहे हैं, करेंगे, मैं कौन देख क्या रहे? मान लीजिए आज जजमेंट आया 2 बजे, 3 बजे अगर मैं सरकार में होता, 3 बजे मेरा माइंड क्लियर होता कि हमको क्या करना है। नेक्स्ट वर्किंग डे पर 10 बजे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते। इसमें कुछ भोजन बैठक चिंतन विश्राम के सत्र होंगे क्या? नहीं ना। हमको पता था कि ये विषय आंदोलन के रास्ते पर जाएगा, अध्यापकों को चिंता व्याप्त होगी, उत्तेजना में दूसरे कदम उठाए जा सकते हैं। पल्लवी जी, तो जो काम हमको करना है वो सही वक्त पर नहीं कर लिया जाना चाहिए। कुछ मर जाएं, कुछ अवसाद में चले जाएं, एक दृश्य हाहाकारी हो जाए, उसके बाद हम उठे और कहे रुक जाओ, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ये पहले नहीं कह सकते हम लोग? पल्लवी जी, बिल्कुल आपकी बात उचित है और सरकार इस पे
जल्द से जल्द ही इस पे बात करेगी और आगे जाएगी। और बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा, देशवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शिक्षकों के, बहुत सारे शिक्षकों के करियर का सवाल है, तो इसमें सरकार बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। तो भाई मैं दिनेश जी के पास आऊंगा, एक अपना अनुभव बताता हूं। अशोक जी की सरकार थी, राज्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, सारे तनातनी हो गई, उधर से भी तन गए थोड़ा, अखिलेश जी भी बोले ठीक है कर लो हड़ताल टाइप का, इधर से ये भी लोग अड़ गए। मुझे ये समझने में 5 मिनट लगा अशोक बाबू कि हड़ताल से प्रदेश का नुकसान होगा और अंततः हड़ताल खत्म करवाई ही जाएगी। हड़ताल के साथ तो प्रदेश नहीं चल सकता ना। तो हमने कहा जो कल करना है वो आज क्यों नहीं करना चाहते? कल करोगे ना? ना तो कर्मचारी अनंत काल तक हड़ताल पर रह सकता, ना कोई सरकार अनंत काल तक हड़ताल झेल सकती है। तो बैठ जाओ दिनेश जी, बैठ गए दोनों लोग, समाधान निकल गया, जय जय हो गई। ये इतनी छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को समझ में आती हैं दिनेश जी, वो क्यों नहीं समझ में आती हैं वहां जहां समझ में आना चाहिए, उस स्तर पर। सुप्रीम, उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस पर तो फैसले को देखने के 5 मिनट के भीतर एक ओपिनियन फॉर्म हो जानी चाहिए थी कि क्या करने योग्य होगा। दिनेश जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मसला भारत सरकार से ही निपटेगा। इसलिए हम लोग, जैसे ये 1 तारीख को डिसीजन आया, 2 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से सारे शिक्षकों के बीच में गया, तो 2 के बाद से ही हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं, प्रयास कर रहे। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार से हमने समय मांगा और हमारा प्रयास था कि उनसे मिलकर के चीज को क्लियर करें कि ना कहीं इसमें सरकार कुछ ऐसा चाहती है ना कुछ, लेकिन कहीं कंफ्यूजन है एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से या उनके एफिडेविट की वजह से। हमने माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार से समय मांगा और 9 तारीख को समय मिला भी, लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति के चुनाव के चलते बाद में उनके कार्यालय से सूचना मिली कि आज व्यस्तता रहेगी, आज वार्ता नहीं हो सकेगी। और इसमें हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी संगठनों को समय दें, बैठ करके बात करें। और ये कोई बड़ा वो नहीं है, अगर माननीय शिक्षा मंत्री इसमें पहल करेंगे, एनसीटी को बुला करके उनसे कहेंगे कि भाई इसको, स्थिति को स्पष्ट करिए, और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश में दिन ब दिन हर व्यक्ति की एक धैर्य धारण करने की क्षमता होती है। अभी 2 शिक्षक जो गए, इस लोक से चले गए, वो सिर्फ धैर्य ना होने की वजह से ही चले गए। और एक ये ऐसा समय है, 20 साल 25 साल 30 साल की जिसकी नौकरी हो गई है, 50+ है, कहीं किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसने लोन ले रखा है, किसी पे मकान का लोन है, किसी की बेटियां विवाह योग्य हैं, तो व्यक्ति के सामने जिम्मेदारियां हैं। और व्यक्ति को जब ये पता चला अखबार के माध्यम से कि 2 साल के अंदर यदि टीईटी नहीं होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी एक गाइड, मतलब कट ऑफ दे दिया गया। इससे पूरा शिक्षक समाज अवसाद में आ गया है, और जो लोग धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, वो उनकी स्थिति सामने आई। इसलिए माननीय भारत सरकार को आगे आना चाहिए, और जैसा आपने कहा कि भारत सरकार जब चाहेगी इसको बैठ करके, तब एनसीटी को बुला करके गाइडलाइन स्पष्ट होगी, और जो एनसीटी गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप ही ना माननीय सुप्रीम कोर्ट तो उसके अनुपालन के लिए कहेंगे ना, कि जो गाइडलाइन है भाई उसका अनुपालन होना चाहिए। तो एनसीटी को वहां क्लियर करना चाहिए कि भाई ये होगा, ये हो। तो भारत सरकार को निश्चित तौर पर जल्दी पहल करनी चाहिए। जो आपने अभी 2 पंक्तियां कही कि उसमें देर ना हो, तो वही चीज है कि आप नुकसान होगा। अभी 2 साथी गए हैं, और 2 साथी तो उत्तर प्रदेश के गए हैं, क्योंकि पूरे देश का मसला है। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ के लोग भी हैं। आज शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग भी रखी गई है उनके साथ में। पूरे देश के लोग चिंतित हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या, लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। तो भारत सरकार को इस पर जल्दी पहल करनी चाहिए और आगे आकर के इस मसले का समाधान करना चाहिए। त्रिभुवन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन के। त्रिभुवन जी इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं भाई? अमिताभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत बड़ा मुद्दा आपने आज पुनः फिर उठाया है। आपसे कोई भी जानकारी छिपी नहीं। आपने देखा कि 25 जुलाई 2017 को माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद से लेकर आज तक लगभग 8 से 10 हजार शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है भैया। शिक्षा मित्र नहीं रहे। हेलो जी, आ रही त्रिभुवन, आ रही आवाज आपकी। 8 से 10,000 शिक्षा मित्र नहीं रहे। आपने देखा कि अभी हाल ही में जो 2 भर्तियां हुई और उन दोनों भर्तियों में आपने देखा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे सुपर टेट थोपा गया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी भी थी, क्या सुपर टेट शिक्षा मित्रों को निकालने के लिए थोपा गया? तो यही वर्तमान की सरकार ने ये कहा था, नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे समझौता नहीं होने देंगे, हम सुपर टेट लगाएंगे। ये मामला माननीय न्यायालय से होता हुआ और उच्च न्यायालय तक गया। आखिर जब 25 जुलाई 2017 के बाद लगभग 40 से 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास था, क्यों ना सरकार टेट पास शिक्षा मित्रों का एक बीच का रास्ता निकाल करके उनका जो है किसी भी तरीके से मानदेय, वेतन, भत्ते, जो भी सारी चीजें हैं उनको बढ़ाती। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उनके आगे जब ये समस्या आई तो वहां पर तमाम सारी बातें निकल कर आ गई कि काफी समय से पढ़ा रहे थे। हमारे शिक्षा मित्र भी 2,200 लगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे। सरकार ने रिव्यू पिटीशन भी डालने की कोशिश नहीं की। इस बात का दुख है, इस बात का दुख है। माननीय योगी जी से हम लोगों ने सांसद, विधायक सभी से कहा कि जो हमारी सुरक्षा कीजिए। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस की रैली से वादा किया था कि कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जरूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। उसके बाद भी आज तक आपने देखा कई बार मुद्दा उठाया कि इनका चलो भाई मानदेय बढ़ा दिया जाए, लेकिन आज तक अमिताभ जी 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। कैशलेस की बात आई, सुविधा की बात आई, 2022-23 में जो है आदेश आया, अभी कुछ साल पहले आया था कि कैशलेस इनको इलाज मिलेगा, आज तक उसका अता पता नहीं। हाई पावर कमेटी बनी दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी का भी अता पता नहीं। आखिर हम कैसे विश्वास करें? ठीक है त्रिभुवन, अभी रुकना होगा, बाकी चीजें तो पुरानी हैं। एक बात त्रिभुवन ने उठाई, उस पर मैं उत्तर दे दूं, और मेरे उत्तर को भरोसे योग्य मानना मित्र, है ना, क्योंकि जो मैंने कहा वो कभी असत्य नहीं हुआ। इस बार जो कैशलेस की घोषणा हुई है उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल कराया गया है, उसमें अनुदेशकों को शामिल कराया गया है, उसमें रसोइयों को शामिल कराया गया है, उसमें मदरसे के टीचर शामिल होंगे, उसमें कस्तूरबा गांधी की टीचर्स शामिल होंगे, अटल विद्यालय के टीचर्स शामिल होंगे। लिख लीजिए त्रिभुवन जी, कागज निकालो, लिखो, ठीक। और ये कैशलेस ऐसा होगा जिसमें अध्यापक से लेकर रसोइये तक को 1 रुपया नहीं देना होगा। लिख रहे हो कि नहीं भाई? कहां गए? लो, मुझे नहीं पता राजाज्ञा आगे कि नहीं आगे, नहीं आई तो आ जाएगी जी, और दिवाली तक ये व्यवस्था हो जाएगी। लिख लो कागज पर, ठीक ना? इसलिए हर चीज को वेग तरीके से लेना भी ठीक नहीं। कुछ अच्छा हो तो, अरे रुको भाई, कुछ अच्छा हो तो उसके सराहना भी करनी चाहिए, बिल्कुल सराहना करनी चाहिए, है? मतलब ऐसा आपके लिए लड़े और आप कह दो अरे किसी पे भरोसा नहीं, हमको क्या है, कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा। तो भाई आप सब जानते हो तो फिर तो लड़ाई आप ही लड़ लोगे, नहीं? ये भाव ठीक नहीं ना मित्र। अमिताभ जी, भाव आपकी चिंता करते हैं लोग, इतने लोग एक्सपायर हो गए तो पीड़ा है। और आज मैं देख रहा हूँ टेट का जो मामला आया है, टेट का जो मामला आया है, हमारे 50-55 साल के शिक्षा मित्र साथियों ने पढ़ाई करी और टेट की परीक्षा पास की। ठीक बात है, हम उससे सहमत है। इसमें एक अंतर हम मैं बता दूं, दिनेश जी मेरी बात से सहमत होंगे। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा मित्रों के दिवंगत होने से, अवसाद में जाने के जो कारुणिक दृश्य है वो मेरी आत्मा को व्यथित करता है। उसका समाधान कैसे होगा सरकार जाने, लेकिन और मुझे याद है इसी सरकार के पहले कार्यकाल में एक कमेटी बनी, फिर वो कमेटी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। मैं उस कमेटी के संपर्क में था शिक्षा मित्रों के लिए। दोबारा फिर कमेटी बनी, भगवान चाहेगा तो दीपावली से पहले उसका भी सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी। त्रिभुवन जी, उसकी भी सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी। अब बात आती है, बड़ी बात कह रहा हूं,
त्रिभुवन जी ने कहा कि ये अब की बात टीचरों पर आई तो ऐसा हुआ और पहले ऐसा नहीं हुआ, उसका मैं एक उत्तर देने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अलग अलग नियमों के तहत भर्ती हुए, भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरे, उनको टीटी अनिवार्य करा दो। इस केस में त्रिभुवन जी, शिक्षा मित्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं है। जी, इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं है। उस समय की सरकार ने जो तथ्य रखे थे, राज्य की सरकार ने, उन तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना। भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न है, यहां भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं, यहां मसला यह है कि आप पुराने नियमों के तहत भर्ती हुए व्यक्ति को नए नियम के तहत जो योग्यता अनिवार्य है उसके इम्तिहान में क्यों डालना चाहते हो। ये बुनियादी अंतर है मित्र दोनों। दिनेश जी मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि मुझे जहां तक स्मरण है 17 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया, जहां तक मैं अपनी स्मरण से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब उसमें राज्य सरकार का भी दोष रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहायक शिक्षक के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया से होकर ये लोग गुजर कर नहीं आए, इसलिए हम इनको सेट असाइड करते हैं। दिनेश जी यही बात थी। जी जी, इसलिए मैं कहता हूं दो अलग अलग चीजें हैं त्रिभुवन भाई। शिक्षा मित्रों के मामले में मैंने हमेशा कहा, कोई सरकार रही हो, मैं नेता तो हूं नहीं कि झूठा आश्वासन दूं। एकमात्र विकल्प है कि सम्मानजनक मानदेय हो जाए शिक्षा मित्रों का। ये सबसे बेहतर विकल्प है अभी आज की तारीख में। ये हो जाए तो कम से कम प्रतिष्ठा और आर्थिक पक्ष दोनों, और सम्मानदेय बढ़ाने में किसी भी सरकार का हाथ कोई कोर्ट नहीं पकड़ सकता। दिनेश जी, बिल्कुल मानदेय बढ़ाने में तो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट नहीं रोक सकता। पल्लवी जी नहीं पकड़ सकता। और जी, देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश की सरकार बनाने में सबसे अधिक सांसद देता है बड़े भाई, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को सबसे कम मानदेय मिलता है। ये बहुत दुखद है। और चाहे आपके माध्यम से संगठन भी सदैव मांग की है, और जो आपने अभी कहा कि ठीक है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और माना कि भर्ती नियमों के अधीन नहीं थी, लेकिन हमने तो पहले दिन से कहा, शिक्षा में संगठनों की भी यही मांग थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आंदोलन आया तो जो शिक्षा में संगठन है उनकी भी यही मांग थी कि भाई आप हमको जो शिक्षक का प्रारंभिक वेतन होता है वो तो आप दे सकते हैं, तो वेतन तो सरकार दे सकती है। और आज 10,000 रुपए वेतन है, बहुत कम वेतन है, 10,000 में कुछ नहीं होता। और अभी 17 से अभी 25 आ गए, 8 साल हो गए, 8 साल से आज तक नहीं बने। तो हम तो इन लोगों के धरने में, प्रदर्शन में, सब में शामिल रह करके हमेशा इस बात को उठाते हैं कि भाई मानदेय तो सरकार को बढ़ाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर कैशलेस चिकित्सा की घोषणा भी की है और मानदेय वृद्धि का उन्होंने संकेत भी दिया है। और मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से कोई बात कहेंगे तो वो असत्य होगा। उन्होंने कहा है तो उस पर एतबार करना चाहिए। कमेटी, उन्होंने कहा कि भाई इस पर नहीं, कमेटी बनी है और जल्दी ही निर्णय आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक सम्मानजनक, जिससे इनका सम्मान के साथ इनका परिवार चल सके, इस महंगाई को देखते हुए ऐसा मानदेय जो है सरकार वृद्धि करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। जी ठीक बात। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि वो जो जुलाई 17 की बात, जो घटना है सुप्रीम कोर्ट से जो घटी, वो घटना मतलब हृदय को चीर कर रख देती है। इससे अच्छा तो ऐसी भर्ती ना की गई होती जो कोर्ट में टिके नहीं। 1,72,000 लोग आकाश से पाताल में गिरा दिए गए। सरकारों का क्या गया? कुछ नहीं।
बेहतरीन पान खाया, निकल लिए। 1,72,000 परिवार अभिशप्त हो गए। अशोक जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन भी सरकारों ने ये फैसले भर्ती की वो नियमों के विरुद्ध है, सरकारें क्यों नहीं सिद्ध कर पाई सुप्रीम कोर्ट में कि हमने नियमों के अनुरूप भर्ती की? इनका क्या दोष था? त्रिभुवन सिंह का 1,72,000 लोगों का क्या दोष था? ये जबरिया शिक्षा मित्र बन गए थे? ये जबरिया स्कूल में घुसे थे? नहीं ना। वोट के चक्कर में इनको शिक्षा मित्र बना दिया गया और उसके बाद अनाथ छोड़ दिया गया। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए, सरकारें जो भी काम करती हैं वो उनका पूरा प्रयास रहता है कि कानूनी रूप से बेहतर उसको किया जाए, ताकि कोर्ट से उनको कोई समस्या न क्रिएट हो। तत्कालीन सरकार ने भी जो भी उचित था, जो यथासंभव था, सब काम किया। आज कोर्ट में अगर मान लीजिए मामला रिवर्ट हो गया, शिक्षा मित्रों के खिलाफ आ गया, तो क्या अभी आपने उस समस्या का समाधान भी बताया था कि क्या वो सरकार जो उनका वेतन था वो वेतन के बराबर मानदेय कर देती। आज हमारे शिक्षा मित्र बेचारे जो अभी बता रहे थे हमारे उपाध्यक्ष जी कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, त्रिभुवन सिंह बता रहे थे, तो कम से कम वो 10,000 जानों को बचाया जा सकता था। अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता दिखाती तो उनके वेतन को मानदेय मान लेती, तो बात फिर नहीं आगे बढ़ती ना। समस्या यही है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, चूंकि आपने कहा और ये सत्य है कि 1 तारीख को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और आज हो गई 16 तारीख, और एक कदम केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ी। और देखिए, चूंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए वाली कहावत है, सरकार की मंशा क्या है समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा ये है कि अधिक से अधिक हम प्राइवेटाइजेशन करें, अधिक से अधिक हम आउटसोर्सिंग से लोगों को भर दें, अधिक से अधिक हम ऐसा चीज करें ताकि मतलब कम वेतन में अधिक से अधिक लोगों से काम लें। ये सरकार की मंशा है और इसी मंशा के तहत सरकार ने अग्निवीर, और सरकार कहीं ये न चाहती हो कि शिक्षा मित्रों को इतना लेट कर दिया जाए ताकि न्याय न मिले, और जब जॉबलेस हो जाए, जब इनको कंपलसरी रिटायरमेंट मिल जाए, तब इनको अग्निवीर की तरह शिक्षा भी बना दिया जाए। कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं है कि शिक्षकों को शिक्षा भी बना के एक शहीद का दर्जा दे, भाई शिक्षा भी, आप शिक्षा के लिए अपना जीवन करिए हम आपके साथ। इस तरह का सेंटिमेंट सरकार क्रिएट करके उन शिक्षकों के साथ कहीं खेल न करने की सोच रही हो। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी बात थी सरकार के अंदर कि उसको सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के नियम के एक शिक्षकों को सहयोग देने के लिए एक व्यवस्था बनानी थी, वैकल्पिक व्यवस्था बनानी थी, तो सरकार उस वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में अभी तक एक कदम आगे क्यों नहीं गई? तो हम लोगों को तो यही शंका है कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत में खोट है मोदी सरकार की। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी के अशोक जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा का मामला है, मंशा गड़बड़ है, वो शिक्षा के निजीकरण की ओर रास्ता बढ़ा रही है, शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जा रही है, इसीलिए जानबूझकर चीजों को अस्त व्यस्त किया जा रहा है, उनमें विलंब किया जा रहा है। पल्लवी जी, देखिए अमिताभ जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है समाजवादी पार्टी का, और शिक्षा के लिए सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। आपने भी देखा कि एनईपी में बदलाव लाया गया, शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाया गया, और अभी फरवरी में आपने देखा आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज थे उनका सैलरी रिवीजन हुआ है, और अब शिक्षा मित्र जो अनुदेशक हैं उनकी सैलरी रिवीजन के लिए भी बात हो रही है। ये प्रस्ताव आगे कैबिनेट में भी जाने वाला है, और उनका जो मानदेय होगा शिक्षा मित्रों का 25,000 रुपए और अनुदेशकों का 22,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से तय किया जा रहा है, जिसपे जल्दी ही फैसला आने वाला है। तो सरकार इस विषय में सोच रही है और इस पे फैसला भी आ जाएगा। इसके साथ ही उनको 2 से 3 वर्ष के बाद उसमें वृद्धि का भी उसमें डाला गया है नियम कि इसके बाद वृद्धि भी होगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। शिक्षा के दिशा में भी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिक्षा के दिशा में सोचती है, हर बिंदु से सोचती, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो,
हर विषय में सोचती है। स्कूलों को देख लीजिए, स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया कि किस तरीके से इसमें शिक्षा का पैटर्न रखा जाए। टीचर्स पहले आते नहीं थे, घर पे बैठ के उनका अटेंडेंस लग जाता था। अब बायोमेट्रिक लगा दिए गए हैं कि टीचर्स आके सच में बच्चों को पढ़ाएं। पहले की तरह नहीं कि किताब खोल के नकल कर दी जाए, नकल करा दी जाए। ये सारी जो प्रणाली थी बहुत ही खराब थी। 2017 के बाद बिल्कुल एनईपी में बदलाव लाया गया। 2020 में स्वीपिंग रिमार्क्स मत दीजिए कि टीचर आते नहीं थे। टीचर नहीं आते थे, बच्चे ऐसे पढ़ गए। हम लोग भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए हैं। ऐसा स्वीपिंग रिमार्क्स ना दो। आपकी बात सही है, परंतु कुछ स्कूल्स होते हैं इस जहां देश पे में टीचर्स कल्याण सिंह नहीं मास्टर आते रहे, थे मुलायम सिंह और मास्टर उनकी रहे, अटेंडेंस लग जाती थी। यानी कितने बड़े देश चलाने वाले लोग मास्टर रहे शुरुआत में। हम सब लोग वहीं से पढ़ के आए। एपीजे अब्दुल कलाम भी वहीं से पढ़ कर आए। तो जब स्कूल खाली रहा, मास्टर कोई गए नहीं स्कूल में, तो कैसे पढ़ गए बच्चे? नहीं अमिताभ जी, मैंने ये भाव ठीक नहीं बोला। मैंने कहा कुछ शिक्षक नहीं जाते थे, ऐसा होता था। तो उस चीज को चैनलाइज किया गया है, ठीक किया गया है कि समय पे शिक्षक पहुंचे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें। और शिक्षा प्रणाली में भी चेंजेस लाए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है 2020 में, जिससे जो है। ठीक है पल्लवी जी, एक बात कहूं, शिक्षकों के बायोमीट्रिक अटेंडेंस का मसला आया, अनिवार्य हाजिरी का। दिनेश जी को मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। वो विषय जब मेरी समझ में आया और मैंने उस पर कुछ इस मंच पर भी बोला और दूसरे मंचों पर भी कुछ कहा सुना, तो मैंने एक बात कही थी, यहां भी कही थी और जहां कहना चाहिए वहां भी कही थी दिनेश बाबू। मैंने कहा था मुख्य सचिव से लेके और पीडब्ल्यूडी का चपरासी तक सब टाइम से आ रहे हैं, टाइम से दफ्तर में बैठ रहे हैं, सबकी हाजिरी नियंत्रित है। अगर नहीं है तो केवल ऐसा मैसेज देके टीचर को लांछित मत करिए कि ये अध्यापक कामचोर है इसलिए इनके लिए फंदा डालो। ऐसा नहीं, ठीक है। वो विषय बाद में फिर हटा, अच्छा रहा। और हम लोग तो सरकारी दफ्तरों में भी जाते हैं पल्लवी जी, तो वहां भी कई बार बाबू नहीं मिलता, अधिकारी नहीं मिलते। उनका क्या कर लिया? नहीं ना, वो भी पान खा रहे हैं बाहर कैंटीन में बैठे, सिगरेट पी रहे। ये तो अगर हम ये कहें सब ऐसे ही कर रहे थे तो गलत हो जाएगा ना। वहां पे भी बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। कुछ विधायक भी हैं, कुछ विधायक हैं जो विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठाते और भत्ता पूरा ले रहे, उनका क्या करेंगे? वो कैंटीन में मिलते, उनका क्या करें? कुएं में भांग पड़ी है यहां तक तो ठीक है, लेकिन केवल एक अकेला कोई भांग खा रहा है ये भी ठीक नहीं कहना। त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? जी 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 त्रिभुवन, देखो भैया, नेताओं पर भरोसा उस वक्त जब ये घटना घटी, उस वक्त की सरकार पर आपको विश्वास था? उस वक्त की सरकार के पास दो अधिकार थे, एक अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसको तो कोई सरकार चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक बात है। लेकिन वो सरकार जाते जाते आपका भत्ता बढ़ा सकती थी? नहीं ना, नहीं बढ़ा। 3,000 से 10,000 हुआ, फिर 8 साल नहीं बढ़ा, यह भी सच है। इस महंगाई के दौर में 8 साल भत्ता नहीं बढ़ा, यह भी कष्टकारी है। भत्ता बढ़ने जा रहा है। एक दूसरी चीज, पिछले कुछ समय से मुझे अनुदेशक, रसोइये, शिक्षा मित्र और शिक्षक मतलब जो पूरी तनख्वाह पे शिक्षक है, सब मिले, लेकिन उसमें मुझे सबसे कारुणिक लगा शिक्षा मित्रों का। हजारों की संख्या में लोगों ने, रसोइयों का, अनुदेशकों का, मुझसे कहा होगा कि एक परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। एक बात समझ में आई कि कैशलेस इलाज इनके जीवन को कम से कम एक सीमा तक सुरक्षा और निश्चिंतता देगा। छोटी उपलब्धि थी क्या?
लेकिन उस उपलब्धि पर की मांग, मतलब उस पर जब आप लोग चर्चा मुझसे करते थे तो पीड़ा बहुत गहन होती थी, लेकिन जब वो हो गया तो वो संतोष मुझे नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए था। अमिताभ जी, संतोष है? संतोष नहीं दिख रहा ना मित्र। उस वक्त मुझे दिखता था जब आप लोग आते थे और कहते थे कि भैया देखो, है अम्मा की आंख का ऑपरेशन नहीं करा पा रहे, बाबूजी की हड्डी नहीं जुड़वा पा रहे। अमिताभ जी, पिछले एक हफ्ते से हम लोग इसलिए विधायक गण, इसलिए मेरा मानना है, ठीक है, मेरा मानना है कि सरकारों को इस ऐसी किसी भी उड़ान से बचना चाहिए, उछल कूद से बचना चाहिए, गंभीर बात कह रहा हूं, जिसमें आप तो कर जाओ और फिर आपका किया अदालत में ठहरे नहीं और हजारों लोग आकाश से पाताल में गिरे जाके। ऐसी कृपा ना करो महाराज, इससे न कृपा ना करो तो ठीक है। धीरे धीरे करके फुल फ्लेजेड शिक्षकों में भर्ती होते, लोग पढ़ते, परीक्षा पास करते, भर्ती होते। 20 साल के लिए आपने 1,72,000 लोगों को अभिशप्त कर दिया, शापित कर दिया। दूसरी चीज मुझे लगती है कि अध्यापकों को लेकर ये जो धारणा है ना, ये धारणा भी अनर्थकारी है। पढ़ाते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते, और स्कूल चले जाए तो वहां पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, और कोई महिला अध्यापिका है तो कह देंगे स्वेटर बुनती रहती है, अचार की बातें करती है। ये भाव ठीक नहीं। दिनेश जी को पता होगा, मेरे ख्याल 2-2.5 करोड़ बच्चा तो यूपी में ही पढ़ रहा है, प्राइमरी में। पूरे देश भर में कितने करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं? अगर सब अचार ही डाल रहे हैं स्कूल में और स्वेटर ही बुन रहे हैं तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? एलियंस आकर। शिक्षा मित्र हो या शिक्षक हो, क्या ये सच नहीं है कि पढ़ाई के अलावा उनके पास, एक बार मुझे किसी ने भेजा, मैंने पूरा पढ़ा, 27 काम थे पढ़ाई के अलावा। पल्लवी जी, पढ़ाने का समय बचता है? ये नहीं पूछा किसी ने। एक बार तो मैंने एक आदेश देखा, फिर जहां कहना चाहिए तो वहां हमने कहा कि ये कौन अधिकारी हैं, इनको जेल भेजो। वो सांड पकड़ने की ड्यूटी लगा दी अध्यापकों की, लिखत पढ़त में सांड पकड़ने की ड्यूटी अध्यापकों की लगा दी गई। हमने कहा इनको बीएलओ बना रहे हो, वहां तक तो ठीक है, सांड पकड़ने की ट्रेनिंग है इनके पास। बोले लगे बीएसए साहब ने दस्तखत करके आदेश जारी कर दिया। 27 काम करता है अध्यापक, और वो तब करता है जब हाई कोर्ट ने कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि अध्यापक से अध्यापन के अतिरिक्त कोई कार्य ना कराया जाए। एक ऑर्डर नहीं, तमाम ऑर्डर्स हैं। हम ऐसा नहीं मानते। नेताजी आए तो अध्यापकों को, बच्चों को, सबको खड़ा कर देते हो, झंडा लेके बोले खड़े रहो धूप में। नेताजी आए तो जिंदाबाद करना। रैली में, रेला में, मेला में बस जा रही है तो 2-2 अध्यापक की ड्यूटी लगा देते, बोले कंडक्टर की तरह अध्यापक को भेजो। दिनेश जी, यह है कि नहीं? बिल्कुल है। कंडक्टर बना देते हैं हम अध्यापक को, और फिर 5 सितंबर को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवई महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के साथ ऐसी तैसी कर रहे हो, फिर तो आप बाकी समय उसकी सांड पकड़ने में ड्यूटी लगा रहे हो। वो पोलियो की दवा बांट रहा है। ये भाव बदलना होगा। राजनीति का मानस भी बदलना चाहिए। भारत ने बाकी सब चीजों को पेशा माना, लेकिन अध्यापन को पेशा नहीं माना। केवल वो पवित्रता का पेशा है, इसीलिए हमने उसको गुरु कहा, आचार्य कहा। वो सम्मान दिखना चाहिए सरकारी नेताओं, अधिकारियों में, नेताओं में, सब में दिखना चाहिए भाई। मैं इस भाव से बड़ा खिन्न होता हूं जब कोई कहता है कि अरे अग्निहोत्री जी आप कहां उन लोगों चक्कर में पड़े हो, कोई काम नहीं करता, सब घूम रहे हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे इसी बात कोई किसी के लिए कैसे कह सकता है? और सब घूम रहे हो तो स्कूल चल कैसे रहे? मैं फिर कहूंगा ये धुंध हटनी चाहिए, और अगर नहीं हटे
तो फिर नपना एक होना चाहिए। ये नियम सरकार के उच्चतम अधिकारी से लेकर निम्न श्रेणी सबसे छोटी पायदान पर खड़े कर्मचारी तक के लिए ये नियम लागू करो। फिर एक भी सरकारी डॉक्टर नहीं रहे जो नीट नहीं करके आया, सबको निकालो, या तो अगले साल नीट क्लियर करे। पीजीआई के डॉक्टर और एम्स के डॉक्टर, राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर, जिला अस्पताल के डॉक्टर, और नहीं तो बाहर निकालो। यही बात इंजीनियर्स के लिए, उनका भी अब राष्ट्रीय टेस्ट होने लगा है। ये मजाक है क्या? क्या करना चाहते हैं हम? मैं निवेदन करूंगा कि जैसा हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश सरकार ने किया वैसा हस्तक्षेप केंद्र सरकार को करना चाहिए। मानस में कहा है कि खैंचौ चाप मिटे संदेहु, धनुष की प्रत्यंचा खींचिए ताकि संदेह मिटे। केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों के, अपने अधिकारों के धनुष की प्रत्यंचा खींचनी चाहिए ताकि देश में लाखों अध्यापकों के मन से ये संताप हटे, ये भय हटे, ये डर हटे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।